हेलो एवरीवन, वेलकम टू नक्शावाला एन ऑनलाइन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म। सो फ्रेंड्स, जब भी हम आपका घर का कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो घर पे आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके बारे में अक्सर हम लोग जो है उस पार्ट को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। और जो भी हमारा ठेकेदार या लोकल मिस्त्री या फिर जो भी हमारा नॉन पर्सन जो है हमें जैसे गाइड कर देता है, हम वैसे ही उस काम को जो है आपका इम्प्लीमेंट करा देते हैं। और प्रॉब्लम कब आना स्टार्ट होती है? जब आपका घर बन के स्टार्ट हो जाता है और आप उसको उसमें रहना स्टार्ट कर देते हो तो कुछ टाइम के बाद जो है आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपका फेस करना स्टार्ट कर देते हो। तो वो आपका जो आइटम होता है वो होता है आपका सेप्टिक टैंक। क्योंकि घर पे जो भी सबसे इम्पोर्टेंट अगर पार्ट है तो वो है आपका सेप्टिक टैंक। लेकिन अक्सर क्या होता है कि अक्सर जो है हम इसके बारे में इतना सीरियसली बात नहीं करते हैं। अब क्या होता है कि आपने इसके बारे में कोई जानकारी ली नहीं, जिस कंसल्टेंट से आपने ड्राइंग बनवाई उससे भी आपने कोई इस बारे में कोई अच्छा ठीक से बात नहीं की कि किस तरह की प्लानिंग रहेगी, और आपने जो भी आपका लोकल मिस्त्री आया उससे बोला कि भाई एक सेफ्टी टैंक बना दे, उसने आपको बना के दे दिया। प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ टाइम के बाद जो है आपको स्मेल की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। इसके अलावा जो है सीपेज की प्रॉब्लम आने लगती है। मैंने देखा है कई क्लाइंटों के घर पे कि आपका उन्होंने सेफ्टी टैंक बनवाया तो कुछ टाइम के बाद जो उनकी दीवारों पे जो है सीलन जो है आना स्टार्ट हो गया, और उस सीलन से आपका स्मेल आती है। दूसरा क्या होता है कि आपका सेफ्टी टैंक जो है जल्दी जल्दी टाइम के इंटरवल पे जो है वो आपका भर जाता है, उसकी बार बार जो है उनको सफाई करवानी पड़ती है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमें एक्चुअल में पता नहीं होता है टेक्निकल चीज़ें, जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो है हमें आपका इन प्रॉब्लम्स का जो है प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो आज मैं आपको 15 ऐसी टिप्स बताऊंगा कि जब भी आप अपने घर के अंदर सेप्टिक टैंक का कंस्ट्रक्शन करवाएं तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका जो सेप्टिक टैंक है उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और जो कॉमन प्रॉब्लम अक्सर लोग फेस करते हैं वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा आपका जो सबसे पहला है वो है आपका डायमेंशन। अक्सर हम लोग जो है यहीं पे आपका गलती करते हैं कि हम कितनी डायमेंशन उसकी जो है यहाँ पे लेनी चाहिए। तो मैं आपसे बताऊं, जो मिनिमम विड्थ होती है सेफ्टी टैंक की वो आपकी 2.5 फीट से कम आपको नहीं लेनी है। एमएम में बात करूं तो मैं 750 mm। अब ये लेंथ एंड विड्थ क्या होती है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। मान लीजिए ये आपका सेफ्टी टैंक है, ठीक है। तो ये जो इसकी विड्थ है, ये वाली जो इसकी विड्थ है, ये आपको जो है 2.5 फीट से कम नहीं लेनी है। ये मिनिमम साइज है, इससे कम आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके बाद बात आती है आपकी लेंथ की। तो लेंथ क्या होती है आपकी, जितनी भी आप विड्थ ले रहे हो उसका 3 से 4 गुना आपको लेंथ उसकी लेनी है। अगर आपने ये 3 फीट लिया मान लीजिए, तो आपको कम से कम 9 से 12 फीट जो है इसकी आपको लेंथ लेनी ही पड़ेगी। ये आपके स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं। जो अगर आप मिनिमम विड्थ आपकी कितनी लेनी है, आपको 2.5 फीट लेनी है, और लेंथ कितनी लेनी है आपको, जितनी भी आप विड्थ ले रहे हो उसका 3 से 4 गुना आपको जो है उसकी क्या लेनी है, आपको विड्थ लेनी ही लेनी है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अगर मैं ये 3 फीट ले रहा हूँ तो ये लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी, आपका 3 से 4 गुना में आपका 9 फीट से 12 फीट जो है मेरी यहाँ पे आपकी लेंथ आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसकी डेप्थ। तो ये जो आपकी यहाँ पे डेप्थ होती है, ये डेप्थ कभी भी 1 मीटर से कम ना लें। क्लियर? अक्सर हम लोग यहीं पे गलती करते हैं, जो प्रॉपर साइज होता है वो साइज हम लोग नहीं लेते हैं। उसकी वजह से क्या दिक्कत आती है? उसकी वजह से दिक्कत ये आती है कि जो आपका सेप्टिक टैंक होता है वो जल्दी जल्दी इंटरवल पे भरने लग जाता है, और आपको उसको रेगुलर जो है उसकी सफाई करवानी पड़ती है। तो अगर आप इस तरीके से लेंथ और विड्थ और डेप्थ का सिलेक्शन करेंगे तो आपका जो सेप्टिक टैंक होगा वो कम टाइम पे आपका मतलब ज़्यादा इंटरवल पे आपका ये भरेगा, और हो सकता है ना भी भरे आपको, अगर आप प्रॉपर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसको आप कंस्ट्रक्शन कराओगे। इसके बाद आपका यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका वॉल की थिकनेस। अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में जो है अपना जो वॉल की थिकनेस है उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है। वॉल्स में क्रैक आ जाते हैं जब उस पर प्रेशर आता है, या फिर सीपेज की प्रॉब्लम उनको आने लगती है। तो अगर आप ब्रिकवर्क का अगर आप बनवा रहे हो, अगर आप अपना सेप्टिक टैंक जो है ब्रिकवर्क का बनवा रहे हो, तो ये जो इसकी आउटर वॉल्स हैं, आउटर वॉल्स आप हमेशा 9 इंच की रखें। आउटर वॉल्स जो है आप हमेशा 9 इंच की रखें, 9 इंच से कम तो बिल्कुल भी ना लें। लेकिन जो आपकी ये अंदर की जो वॉल्स होती हैं इनको आप जो है 4.5 इंच कर सकते हो। क्लियर?
तो याद रखना, जब भी सेफ्टी टैंक बनवा, अगर आप ब्रिकवर्क का सेफ्टी टैंक बनवा रहे हो तो जितनी भी उसकी आउटर वॉल्स हैं वो हमेशा 9 इंच की होनी चाहिए, और अंदर की जो पार्टीशंस वॉल्स होती हैं वो 4.5 इंच की। और अक्सर ये भी देखा गया है कि आज के टाइम पे जो लोग हैं वो आरसीसी का भी बनवा रहे हैं। अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो आप आरसीसी का भी बनवा सकते हो। तो आरसीसी में आपको मिनिमम वॉल थिकनेस आपको 6 इंच रखनी है। कितने रखनी है आपको? ये आपका सेफ्टी टैंक है, अगर आप आरसीसी का बनवा रहे हो तो जो आपकी वॉल्स हैं उसकी मिनिमम थिकनेस, जो आपकी मिनिमम थिकनेस है वो 6 इंच रखनी ही रखनी है आपको। 6 इंच से कम बिल्कुल भी ना करें। क्लियर हुआ? 6 इंच से बिल्कुल भी कम आप जो है ना करें, ये ध्यान रखना है। आप ब्रिक वर्क में आउटर वॉल्स 9 इंच की, अंदर की वॉल 4.5 इंच की, और अगर आप आरसीसी का करा रहे हो तो 6 इंच की कंपलसरी है। क्लियर? इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मस्ट हैव 3 पार्टीशंस। ठीक है, मस्ट हैव 3 पार्टीशंस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि ये सेफ्टी टैंक बनाया और इसके बीच में एक पार्टीशन दे देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप कभी भी जब भी आप सेफ्टी टैंक का कंस्ट्रक्शन कराएं तो बीच में आप कम से कम 2 पार्टीशन आप जरूर दें। अगर आपके पास में स्पेस की प्रॉब्लम है तब आप एक पार्टीशन ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में स्पेस की कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास स्पेस अवेलेबल है, तो आप हमेशा 2 पार्टीशन जरूर कराएं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्टीशन हो गया, ये आपका सेकंड पार्टीशन। यहाँ पे देखो आपको ये सेफ्टी टैंक दिख रहा होगा, इसमें आपका एक पार्टीशन ये है, एक पार्टीशन ये है और एक पार्टीशन ये है। यहाँ पे आपके 3 पार्टीशंस हैं। तो यहाँ पे हमेशा आप एक से ज़्यादा पार्टीशंस यहाँ पे रखें। क्लियर हुआ? यहाँ पे जैसे आपका 2 पार्टीशंस है, एक आपका ये है और एक ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे आपके कितने 1 2 3, यहाँ पे 4 पार्टीशंस है। लेकिन आप मिनिमम जो है 2 तो कम से कम रखें ही रखें, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। क्लियर? अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से बना देते हैं। आपका ये हो गया, एक सिंगल बना दिया आपका, इसी में आपका यहाँ पे इनलेट आ रहा है और यहीं से आपका आउटलेट जा रहा है। तो ये आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, कम से कम 2 पार्टीशंस आपको जरूर रखने हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है मटेरियल एंड बिल्ड क्वालिटी। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये देखा गया है कि कुछ टाइम के बाद ही जो है आपका सीपेज की प्रॉब्लम होने लगती है, और या फिर उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, स्मेल की प्रॉब्लम आने लगती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी बिल्ड क्वालिटी उसमें सही नहीं है। तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन कराएं अपने सेफ्टी टैंक का, तो ब्रिकवर्क जो है वो हमेशा A क्लास ब्रिकवर्क यूज़ करें। मोर्टार और जो सीमेंट है वो आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। साथ ही साथ जो है आप प्रॉपर उसकी वाटर प्रूफिंग जरूर कराएं। बिना वाटर प्रूफिंग के पहले टाइम पे लोग बनाते थे, लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि वाटर प्रूफिंग के केमिकल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर और काफ़ी सस्ते रेट में अवेलेबल है। तो आप जब भी घर के अंदर सेफ्टी टैंक बनाएं तो आप जो है उसमें वाटर प्रूफिंग जरूर कराएं। वाटर प्रूफिंग अगर आप कराओगे तो आपको सीपेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वाटर प्रूफिंग नहीं कराओगे तो आपको 100% सीपेज की प्रॉब्लम आएगी, और जो कि आपके लिए लॉन्ग टाइम आपको काफ़ी इफेक्ट डालने वाली है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा मोर्टार का रेशियो, कि जब हम उसकी चुनाई कर रहे हैं तो क्या रेशियो मुझे वहाँ पे लेना चाहिए। तो ब्रिकवर्क की चुनाई के लिए आपको एक 1:3 से 1:4, 1:3 से 1:4, जैसे जो आपकी आउटर वॉल्स हैं, जो कि आपकी 9 इंच की वॉल है, ये मेरी आपकी आउटर वॉल्स हैं, तो इस पे आपको रेशियो लेना है 1:4। और जो आपकी अंदर की वॉल है ये आपकी 4.5 इंच की है, तो यहाँ पे आपको 1:3 लेना है। ठीक है, तो ये मोर्टार का रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर्टार जरूर आप जो है आप हाई मोर्टार को यूज़ करें। ऐसा ना करें कि 1:6 ले लिया, 1:7 ले लिया, ये दिमाग में लेके चलने की यार ये तो गड्ढा ही तो है, नीचे जा रहा है, इसमें क्या कोई इफेक्ट आएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपने कितनी बड़ी मिस्टेक करी है। तो आपको यहाँ पे ब्रिकवर्क के लिए 1:3 से 1:4। अगर आप प्लास्टर करा रहे हो तो प्लास्टर में एक 1:4 से 1:5, 1:4 to 1:5। और प्लास्टर में एक और ध्यान रखना, प्लास्टर पे हमेशा सीमेंट की पनिंग जरूर करें, या फिर जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि सीमेंट से घुटाई जरूर करें। जो सीमेंट का घोल बनता है प्लास्टर के ऊपर सीमेंट की घुटाई जरूर करें, और उसमें भी आपका जो वाटर प्रूफिंग केमिकल होते हैं वो जरूर डालें। क्लियर? तो इससे क्या होता है कि जब आप सीमेंट की घुटाई उसके ऊपर कर देते हो प्लास्टर के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि वो नेचुरली जो है वाटर प्रूफ हो जाता है, तो उसमें सीपेज के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल भी ऐड कर दोगे तो फिर आपको सीपेज की कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं कभी भी। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट है वो है आपका फ्री बोर्ड डिस्टेंस। फ्री बोर्ड डिस्टेंस क्या होते हैं वो समझते हैं। यहाँ पे जो आपका वाटर लेवल होता है,
ये आपका सेप्टी टैंक का वाटर लेवल है और ये आपकी सेप्टी टैंक की टॉप स्लैब है, ठीक है। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को बोलते हैं हम लोग आपका फ्री बोर्ड। इसको क्या बोलते हैं? आपका फ्री बोर्ड। जो आपकी स्लैब है टॉप, इसके बॉटम को, और जो आपका पानी का लेवल रहने वाला ये, इसके बीच की जो कम से कम मिनिमम डिस्टेंस है वो 1 फीट आपकी होनी चाहिए। तो जब भी आप जो है, जब यहाँ पे इनलेट और आउटलेट का सिस्टम, जब यहाँ आउटलेट का जब पाइप यहाँ पे आप लगा रहे हो तो इस तरीके से आपको वो पाइप लगाना है कि आपका यहाँ पे जो फ्री बोर्ड डिस्टेंस है वो कम से कम आपको 1 फीट यहाँ पे मिले ही मिले। ये भी आपको याद रखना है। तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर फ्लो मेंटेन होगा और आपका जो सेप्टी टैंक होगा वो कम, मतलब ज़्यादा टाइम बाद जो है वो आपका भरेगा और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा इनलेट एंड आउटलेट पाइप का डायामीटर। अक्सर यहाँ पे भी हम लोग जो है आपका मिस्टेक कर देते हैं और जो भी हमारा मिस्त्री आके बोलता है या पाइप लगा के चला जाता है वो ही हम लोग जो है उसको लगाने देते हैं। तो कम से कम आपको 4 इंची का डाया यहाँ पे रखना ही रखना है। 4 इंची से डाया कम बिल्कुल भी आप, जो भी आपका आउटलेट पाइप है और जो आपका इनलेट पाइप है उसमें आप जो है 4 इंची से कम जो है बिल्कुल भी यहाँ पे पाइप का यूज ना करें, ठीक है। तो मिनिमम डाया मैंने बता दिया, 4 इंची से कम बिल्कुल भी यूज ना करें। हाँ, जो आपका गैस का पाइप होगा उसके लिए आप जो है 2 इंची या फिर 3 इंची का पाइप यूज कर सकते हो, लेकिन जो आपके मेन पाइप है खासकर इनलेट और आउटलेट वाला पाइप वो 4 इंची से कम बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा आपका बेस स्लोप। बेस स्लोप क्या होता है कि आपका ये जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपको स्लोप, प्रॉपर स्लोप जरूर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या देना है आपको? प्रॉपर स्लोप जो है जरूर देना है। प्रॉपर स्लोप देने से आपका क्या होता है कि इसकी जो लाइफ होती है सेप्टी टैंक की वो आपकी बढ़ जाती है। अब स्लोप क्या देना आपको? 1/30, यानी कि 1/30 का मतलब ये होता है कि अगर आप 1 मीटर ऐसे चले, ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर ऊपर आगे, या फिर आप ऐसे चले तो 30 सेंटीमीटर नीचे आगे। तो इस तरीके से 1/30 बेस स्लोप आप जो है कंपलसरी यहाँ पे लेके चले। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट आता है मेरा सेप्टी टैंक का एक्सकेवेशन। जब भी आप सेप्टी टैंक की खुदाई करवा रहे हो तो हमेशा कुछ एक्स्ट्रा खुदाई आप करवाइए। ऐसा नहीं कि आपका जो है साइज मान लीजिए कि यहाँ पे 4 फीट बाई 7 फीट का सेप्टी टैंक है तो आप इतने ही गड्ढे का एक्सकेवेशन करवा रहे हो, हमेशा इससे एक्स्ट्रा कीजिए। 4 बाई 7 है तो आप जो है यहाँ पे 6 बाई 9 का कम से कम आप जो है यहाँ पे गड्ढे की खुदाई करवाएं। क्लियर? यहाँ पे देखो ये जो एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो ये जो साइज है आपका, जो भी आप एक्सकेवेशन करवा रहे हो, ये हमेशा जो भी आपका सेप्टी टैंक का साइज है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसको कराएं ताकि आपका जो ब्रिक वर्क है वो प्रॉपर ब्रिक वर्क वहाँ पे हो सके। ऐसा ना हो कि आपका बिल्कुल ब्रिक वर्क जो है ये मिट्टी की जो दीवार है इससे बिल्कुल सटा के करना पड़ रहा है। तो हमेशा गैप मेंटेन जरूर करें। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट मेरी आ जाती है आपका वाटर प्रूफिंग। मैंने प्रीवियस अभी कुछ देर पहले भी आपको बताया था कि वाटर प्रूफिंग मस्ट है। जब भी आप सेप्टी टैंक बनाए तो उसके अंदर वाटर प्रूफिंग जरूर कराएं। वाटर प्रूफिंग से क्या होगा कि सीपेज की प्रॉब्लम आपको ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। आज के टाइम पे डॉक्टर फिक्सिट काफ़ी फेमस ब्रांड है, आप डॉक्टर फिक्सिट को यूज कर सकते हो वाटर प्रूफिंग के लिए, या फिर इसके अलावा और भी कई सारे मटेरियल्स वाटर प्रूफिंग के मटेरियल अवेलेबल है। आप हार्डवेयर की दुकान पर जाओगे तो वो आपको खुद रिकमेंड कर देगा, आपको बता देगा कि कौन कौन से केमिकल जो है उनके पास में अवेलेबल है। तो वाटर प्रूफिंग जरूर कराएं। वाटर प्रूफिंग पहले लोग नहीं कराते थे, लेकिन आज के टाइम पे तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि बिना वाटर प्रूफिंग के आप सेप्टी टैंक ना बनवाएं। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन सेप्टी टैंक एंड द बोरवेल। अब क्या होता है कि घर के अंदर सेप्टी टैंक भी होता है और जो आपका वाटर का बोरिंग होता है वो भी होता है। अक्सर ये प्रॉब्लम मैंने देखी है कि लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे उनका सेप्टी टैंक है उसकी बिल्कुल बराबर में ही जो है आपका बोरवेल वो कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो पीने का पानी जो बोरवेल से आता है उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, और यहाँ तक भी देखा है कि उनके पानी में से स्मेल तक आती है। तो आपको हमेशा, वैसे तो जो आपका रिकमेंडेशन आपकी क्या है कि कम से कम 50 फीट की डिस्टेंस जो है आपका सेप्टी टैंक और जो आपका घर का बोरवेल है उसके बीच में 50 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए। लेकिन अब घरों पे क्या होता है कि इतना स्पेस तो होता नहीं है। अगर आपके पास लिमिटेड स्पेस है तो आप डिस्टेंस बना के रख सकते हो कि आपने अगर सेप्टी टैंक इस कोने पे बनाया है तो आप जो है वाटर बोरिंग जो है आप किसी दूसरे कोने पे आप बना सकते हो, लेकिन डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने सेप्टी टैंक बनाया और इसी की साइड में आपने यहाँ पे बोरिंग भी कर दिया। आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद ही। आपका जो ड्रिंकिंग वाटर होगा उसकी क्वालिटी पे कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट जरूर मिलेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है मेरी सेप्टी टैंक की जो टॉप स्लैब होती है। अब यहाँ पे भी अक्सर लोग जो हैं गलतियाँ करते हैं, जैसे कि आपका जो सेप्टी टैंक की स्लैब होती है उसकी थिकनेस कम से कम 6 इंच रखें। 6 इंच से कम जो है
उसके अंदर ना दें, थिकनेस उसकी ना रखें, और मैन होल जो होते हैं उसके अंदर कम से कम 2 मैन होल जरूर दें, और 2 फीट बाय 2 फीट से कम उनका साइज ना रखें। मतलब इतना साइज उनका होना चाहिए ताकि एक आदमी जो है आराम से उन मैन होल से आपका नीचे जा सके। जैसे यहाँ पे आपका ये एक मैन होल है, तो इस मैन होल पे इतनी जगह होनी चाहिए कि एक आदमी जो है यहाँ पे इसमें नीचे जा सके और प्रॉपर इसकी सफाई जो है वो आपका हो सके। तो ये ध्यान रखना। कुछ घरों में क्या होता है कि जैसे ये आपका घर है और यहाँ पे ये इतने पे आपने कंस्ट्रक्शन करा और ये आपका पार्किंग का एरिया है, और यहीं पे आपने जो है सेफ्टी टैंक बना दिया, तो यहाँ से आपकी जो गाड़ी है वो भी इसी के ऊपर पार्क हो रही है, सेफ्टी टैंक के ऊपर ही पार्क हो रही है। तो कम से कम स्लैब जो उसके ऊपर डाले उसकी इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए ना कि आपकी गाड़ी उसके ऊपर खड़ी हो सके। तो कम से कम 6 इंच जो है आप जरूर लेके चलें। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है वास्तु टिप्स। जो लोग वास्तु को मानते हैं, कुछ लोग वास्तु मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। इसका भी आपका धर्म का भी अलग अलग एंगल है कि आपका हिंदुओं के लिए अलग वास्तु है और जो अदर कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए अलग वास्तु हो सकती है। लेकिन अगर आप वास्तु को मानते हो तो वास्तु के लिए यहाँ पे 3 डायरेक्शन जो है आप इसके लिए सबसे बेस्ट होती है। आप अपने घर पे इन 3 डायरेक्शन में से कहीं पे भी बना सकते हो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर। और अगर ये तीनों डायरेक्शन में से कहीं पे भी अगर आपके घर पे जगह नहीं मिल पा रही है, कि आपको ये तीनों में से कोई भी जगह आपको अवेलेबल नहीं है आपके घर पे, तो आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से भी आप कंसल्ट कर सकते हो। तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि इन डायरेक्शन के अलावा और कौन से ऐसे अल्टरनेटिव डायरेक्शंस हैं जहाँ पे आप इसको बना सकते हो। क्लियर। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा सेफ्टी टैंक एंड फाउंडेशन। अक्सर क्या होता है कि आज सबको पता है कि घर आज के टाइम पे काफ़ी छोटे घर हैं, 1000 स्क्वायर फीट है, 1200 स्क्वायर फीट है, 900 स्क्वायर फीट है। अब वहीं पे हमें जो है आपका कॉलम्स भी वहीं पे आ रहे हैं आपके बिल्डिंग के, और आपका सेफ्टी टैंक भी वहीं पे आ रहा है। तो क्लैश हो जाता है दोनों के बीच में कि फाउंडेशन और मेरा जो सेफ्टी टैंक है दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इतना करीब आ चुके हैं कि अब मुझे सेफ्टी टैंक का कुछ कोना जो है वो आपका कट करना पड़ रहा है फाउंडेशन की वजह से। तो अगर आपके घर पे भी ऐसी दिक्कत आ जाए, जैसे ये आपका सेफ्टी टैंक है और यहाँ पे आपका फाउंडेशन है, तो आप अपने फाउंडेशन की जो गहराई है उसको नीचे लेके चले जाइए। ये चीज़ें जब आप ड्राइंग बनवाते हो तो ड्राइंग बनवाते टाइम ये आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सेफ्टी टैंक है वो आपका जो फाउंडेशन है उसके साथ में, तो वहाँ पे वो आपका एक दूसरे के साथ कोलैप्स तो नहीं हो रहा है। तो अगर दोनों के बीच में इस तरह की सिचुएशन आ रही है कि यहाँ पे ये सेफ्टी टैंक है, मान लीजिए ये आपका सेफ्टी टैंक है और यहाँ पे आपका कॉलम है, और कॉलम की जो फाउंडेशन है वो इस तरीके से यहाँ पे फुटिंग आ रही है, तो ये जो कोना है आपका, ये दोनों का कोना कॉमन हो गया। सेफ्टी टैंक भी नहीं आप खिसका सकते और आप अपना जो कॉलम है उसको भी आप नहीं शिफ्ट कर सकते हो। तो इसका एक सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या होता है कि आप अपने फाउंडेशन को नीचे ले जाइए। मान लीजिए अगर आप अपने सेफ्टी टैंक की डेप्थ जो है वो 4 फीट ले रहे हो, ठीक है, तो आप अपने फाउंडेशन की डेप्थ को 6 फीट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि दोनों ना एक दूसरे के साथ कोलैप्स नहीं करेंगे। ये चीज़ें आपको उसी टाइम पे याद रखनी है जब आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा रहे हैं। तो सेफ्टी टैंक की लोकेशन वहीं पे पहले ही मार्क कर लीजिए। जब आपके फाउंडेशन की खुदाई होती है उसी टाइम पे आप सेफ्टी टैंक की भी खुदाई कराइए। अगर दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर रही हैं तो आप जो है जो फाउंडेशन है उसको नीचे ले जाइए, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अगर 4 फीट आप इसकी डेप्थ ले रहे हो सेफ्टी टैंक की, तो फाउंडेशन आप 6 फीट ले जा सकते हो। तो उससे क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के साथ में कोलैप्स नहीं करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे मेरी जो लास्ट टिप्स है वो है आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अक्सर ये भी मन में कन्फ्यूजन होता है कि भाई मैं सेफ्टी टैंक बना रहा हूँ तो मेरा कितना खर्चा आएगा। तो अगर आप 6 से 8% के लिए अगर आप अपने घर पे सेफ्टी टैंक बनवा रहे हो तो उसकी लगभग कॉस्टिंग जाएगी आपका 40,000 रुपये अगर आप ब्रिक का बनवा रहे हो। अब वहीं अगर आप आरसीसी का बनवा रहे हो तो लगभग कॉस्टिंग जाएगी आपका 60,000। ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकती है। अगर आपके घर पे ज़्यादा पर्सन है तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके घर पे 10 से 12 या 15% है तो आपकी कॉस्टिंग लगभग 70-80 हज़ार रुपये चली जाएगी। तो इसी तरीके से आप जो है इसको ऊपर नीचे जो है आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये टोटल 16 टिप्स थी जो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपका डिस्कस किया। तो जब भी आप अपने घर पे सेफ्टी टैंक का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो इन 16 बातों को ध्यान में रख के ही आप जो है इसका कंस्ट्रक्शन करवाएं। इसके अलावा जब भी आप अपने कंसल्टेंट को या फिर आर्किटेक्ट इंजीनियर को हायर करते हो तो उनसे भी आप गाइडेंस जरूर लें। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जो है कुछ पैसे बचाने के चक्कर में क्या करते हैं कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग तो बनवा लिया लेकिन सेफ्टी टैंक की ड्राइंग नहीं बनवाई, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप प्रॉपर अपने जो भी आपका कंसल्टेंट है उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। क्लियर। या फिर अगर कंसल्ट नहीं करना चाहते हो तो यूट्यूब पे जैसे हमारा चैनल है ऐसे और भी चैनल है, वहाँ पे भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट
ये इन्फॉर्मेशन जो है आपका अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, कराने का प्लान करवा रहे हैं, घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, तो नीचे मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हमारी सर्विसेज जो है वो आपका अवेलेबल है। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो हम सभी के लिए फ्री में अवेलेबल कराते हैं, इनका कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।